एक सीट पे एक अन्य पार्टी आगे चल रही है। तो ये वो डाटा है उत्तर प्रदेश का, ये वो डाटा है जो 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 अभी तक इलेक्शन कमीशन की साइट्स पर डाटा निकला है। ये तमाम जो समीकरण है बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे हैं। और जो 400 पार की बात हो रही थी रोहित, कि 400 पार होगा कि नहीं होगा, वो 400 पार बिल्कुल असंभव लग रहा है। फिलहाल आशीष 300 भी अभी मुश्किल नजर आ रहा है। अभी फिलहाल जो डेटा है उसके मुताबिक 300 पार भी पूरा कंप्लीट कंसोलिडेट एनडीए का 300 पार भी इस वक्त मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि आप समझ लीजिए 2.5 घंटे की काउंटिंग हो गई है और 2.5 घंटे इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई मैं 2.5 मिनट या 25 मिनट की बात नहीं कर रहा वरुण जी, 2.5 घंटा अगर हो गया है तो मतलब है, क्योंकि हम मानते हैं 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास तो फिर नतीजे आने शुरू हो जाते हैं। अधिकांश कंस्टिट्यूएंसियों का मेजर ट्रेंड सेट हो गया पर अब तो ईवीएम है, कोई बैलेट तो है नहीं कि आपको टाइम लगेगा। थोड़े से कंस्टिट्यूएंसीज में ऊपर नीचे होगा, बाकी का ट्रेंड सेट हो गया। देखो 400 पार का नारा ही मेरे को लगता है बीजेपी को भारी पड़ गया। देखिए अयोध्या अगर राम के प्रचार पर बीजेपी फोकस करती, लेकिन वो ज़्यादा बीजेपी को फायदा करता, लेकिन जो 400 पार और मोदी गारंटी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पब्लिक को लगा कि भाई राम की बात होनी चाहिए। अगर आपने मंदिर बनाया तो राम, उनका ध्रुवीकरण उस पर चल जाता। बीजेपी राम की बात करती कैसे? मैंने बार बार मैं हमेशा कहता रहा हूँ, अब मुझे अभी पता नहीं कि ये यहाँ पे सीटों में क्या स्थिति है। फैजाबाद लोकसभा सीट राहुल लाल जी, आपके लिए अच्छी खबर बता रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज है। रायबरेली अमेठी दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, यानी कि रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं और अमेठी सीट से केएल शर्मा। रायबरेली से राहुल गांधी 28,000 वोटों से उन्होंने बढ़त बनाई हुई है और जैसा कि आशीष ने बताया था करीब 20,000 वोटों के आसपास स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। पाटलिपुत्र से है, मीसा भारती आगे हो गई है, पटियाला से परनीत कौर पीछे, बेगूसराय से गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। ये तो बहुत हैरान करने वाली खबर है अरविंद सर। और उस इंजीनियरिंग को पे ध्यान बीजेपी ने नहीं दिया। पाटलिपुत्र सीट को लेकर बहुत कोशिश भी मीसा भारती लंबे वक्त से करती रही है, लेकिन रामकृपाल से जीत नहीं पा रही थी। सारे विधायक इस पाले के हैं। रामकृपाल सिर्फ अपने संपर्क और अपने पॉपुलैरिटी उसके बेसिस पर लड़ रहे थे, सारे इसके मीसा के पक्ष में है। मैं अयोध्या का रिजल्ट ढूंढने अच्छा, एक और मजे की बात, सुनिए एक मिनट, अब एक मजे की बात है ना, वो काराकाट से ही हो रहा था ना कि पवन सिंह वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा, दोनों पीछे चल रहे हैं। हाँ, वहाँ पवन सिंह भी पीछे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी पीछे हैं। राम जीतेंगे। देखिए इलाहाबाद का पता करिए, मेरे को लगता है इलाहाबाद में भी कांग्रेस आगे है और बाराबंकी में जो पूनिया के बेटे शायद वो भी आगे चल रहे हैं। CPI-ML के 3 कैंडिडेट हैं, मेरे ख्याल 2 निकल जाने और देखिए राजस्थान से नहीं निकले। अरविंद जी, इसका मतलब स्टार फैक्टर भी नहीं चल रहा है इसमें। पवन सिंह पीछे, निरहुआ पीछे, तो स्टार फैक्टर भी नहीं चल रहा है क्या इस बार? नहीं। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर आंकड़ों के जरिए हम जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर निगाहें बिहार पर भी टिकी हुई हैं। 40 सीटों पर जो अभी तक के रुझान है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है, जेडीयू ने 6 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि आरजेडी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, एलजेपी 3 सीटों पर और जो अदर्स हैं वो 7 सीटों पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की 40 सीटों का यह आंकड़ा किस तरफ इशारा कर रहा है? मतलब आप पहले एनडीए को कंसोलिडेट कर लीजिए रचना इसमें। 12 हो गया बीजेपी, 6 हो गया जेडीयू और 3 हो गया एलजेपी। 12, 6, 18, 3, 21 सीटों पर लीड कर रही है। अब पिछली बार 39 सीटें थी, 39, जो मैं आपसे कह रहा था ना कि यूपी का इंपैक्ट बिहार पर वो दिख रहा है। 15 से 20 तक जाना चाहिए। ये 20 से ऊपर नहीं जा सकता और 15 के नीचे भी नहीं रहेगा। और लेफ्ट का परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से बिहार में काफी, 5 सीटें दी गई हैं तो लेफ्ट का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, ओवरऑल 543 सीटों का आंकड़ा टीवी स्क्रीन पर आ गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए ये एक करके आंकड़े सामने आ गए हैं। एनडीए 289 सीटों पर अभी आगे है, इंडिया अलायंस 223 सीटों पर आगे है, जबकि अदर्स अभी 31 सीटों पर आगे बढ़ता हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हमने अभी रायबरेली और अमेठी को लेकर कहा कि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है, चूंकि ओवरऑल 6 सीटों पर कांग्रेस के आगे आने की खबर थी, वो 4 सीटें और कौन सी होंगी राहुल? देखिए, मुझे एक तो संभावना है कि जो पूर्वांचल वाले हिस्से में फूलपुर वगैरह में जो है कि काफी अच्छी स्थिति चल रही है, वहाँ पे कानपुर की भी स्थिति अच्छी है। तो ये सहारनपुर अच्छा है, सहारनपुर, बाराबंकी, इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद में बाराबंकी 3 या फूलपुर में भी काफी, फूलपुर में भी अच्छा। फूलपुर नहीं, सहारनपुर में तो जब टिकट मिल रहा था राघव लखनपाल को, तब भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि राघव लखनपाल अपनी राइट चॉइस है कि भी नहीं है। रोहित जी, फतेहपुर सीकरी का चुनाव बिल्कुल लास्ट के समय में वो
बड़ा शानदार जो है कि कांग्रेस का वो भी जगह बना हुआ है। तो अभी फतेहपुर सीकरी से क्या बीजेपी जमीनी 250 हो स्थिति- गई, बीजेपी 250 हो गई, हाँ 251 हो गया। 251 और देखिए हाँ, रोहित जी खाली एक चीज मैं कहूँ, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश के लिए प्रथम सूची जारी की थी, 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, तो बीजेपी एक ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार हुई थी। उन्होंने उसमें 47 पुराने उम्मीदवारों की को जो है कि वो उन ठीक सबों को ठीक है, टिकट दे चलिए दिया था। एक मिनट इस डिस्कशन को रोकते हैं, डेटा की ओर हम चलते हैं, फिर मैम बहुत देर से बैठी, उनके पास भी मैं आऊंगा। उदय है मेरे सहयोगी, उदय प्रताप सिंह, इस वक्त उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सामने। इस वक्त की पहले एक ब्रेकिंग न्यूज अपने हम दर्शकों को बताएंगे, सीधा उदय के पास चल रहे हैं। उदय बताइए, कोई ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास? इससे पहले कि हम धर्म युद्ध के बारे में बात करें और कैसे विपक्ष इस धर्म युद्ध में गिर गया, उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीधा दर्शकों को बता देते हैं। कांग्रेस बहुत 100 बड़ी पार इस हो वक्त गई है, ये ब्रेकिंग आ बहुत रही बड़ी है। ब्रेकिंग है। आज के नतीजों को लेकर वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी इस वक्त आगे हैं किशोरी लाल शर्मा, भी इस वक्त आगे हैं अमेठी से। स्मृति ईरानी लगातार पीछे चल रही हैं। स्मृति ईरानी 14,000 वोटों से इस वक्त पीछे चल रही हैं। अगर हम गाजीपुर से बात करें तो गाजीपुर से भी मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं, अफजाल अंसारी, यहाँ के सांसद हैं, वह आगे चल रहे हैं लगातार। तो बहुत बड़ी खबर है ये, अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं और नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। अब आपको बताते हैं, एक बड़ा जो अहम मुद्दा था इस चुनाव का, वो धर्म कहीं ना कहीं था। बीजेपी ने घेरने का प्रयास किया विपक्ष को धर्म युद्ध में कैसे घिरा विपक्ष, हम बताएंगे। जैसे अजीत मेंडोला जी भी अभी बता रहे थे, अगर राम मंदिर पे ज्यादा फोकस करते तो शायद ज्यादा सीटें आ जाती। कैसे घिरा विपक्ष, हम बताते हैं आपको। पहला ग्राफिक दिखाया जाए। अगर हम बात करें, इफ वी कैन गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, पिछला स्लाइड का रुख करते हैं हम, जहां हम बता रहे थे आपको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा पे बहुत बड़ा हमला बोला गया बीजेपी द्वारा उन पर। ओबीसी कोटा में मुसलमानों को आरक्षण, सेपरेट आरक्षण देना, जो ममता बनर्जी अड़ गई थी, जो कर्नाटक सरकार अड़ गई थी कांग्रेस पार्टी को, उसको लेकर भी घेरा गया विपक्ष को। शक्ति से लड़ रहे वाले बयान पे भी घेरा गया राहुल गांधी को। और कहीं ना कहीं हम बता दें तो मुस्लिम अपीजमेंट की जो बात करी, तुष्टीकरण की जो बात कही, मैनिफेस्टो में भी उसको भी लेकर प्रधानमंत्री और बीजेपी ने घेरा। उदयनिधि स्टालिन जो डीएमके के मुखिया, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने जो विवादित बयान दिया सनातन धर्म को लेकर, उस पे भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस पर सवाल उठाया गया कि क्यों नहीं डीएमके को निकाला गया। तो ये 4 बड़े मुद्दे थे जिनको लेकर विपक्ष को घेरा गया। धर्म युद्ध में कहीं ना कहीं विपक्ष